बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने परागण या पॉलिनेशन की क्रिया को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि परागण या पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा नर युग्मक यानी परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। आज हम बात करेंगे जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि वर्तिकाग्र पर गिरने वाला परागकण सही है या नहीं। सही है का अर्थ उसी जाति का है या नहीं, क्योंकि परागण की क्रिया में तो किसी भी जाति का परागण उस पौधे किसी भी पौधे के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर सकता है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि सही परागण गिरा है? ये पता लगाने के लिए परागकण और वर्तिकाग्र के रासायनिक घटकों के बीच क्रिया होती है। रासायनिक घटकों में प्रोटीन आदि आते हैं, उनके बीच में क्रिया होती है जिससे पता लगाया जाता है कि गिरने वाला परागकण सही है या नहीं। इसे ही पराग स्त्री केसर संकर्षण या पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अब यदि परागकण अगर गलत होता है तो उसका अंकुरण नहीं होता है। अगर अंकुरण हो भी जाता है तो परागनली में वृद्धि नहीं होती है। यदि परागकण सही निकलता है, उसी जाति के दूसरे पौधे का निकलता है, तब जनन छिद्र से परागनली निकलती है और बीजांड की ओर जाती है। यानी परागकण का अंकुरण हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र में से जल और पोषक तत्व ग्रहण करके फूल जाता है और पराग नली की वृद्धि हो जाती है। ये पराग नलिका जब तक अंडाशय में नहीं पहुंचती तब तक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन चलता रहता है। परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और ये केवल उसी में होगा जिनमें केवल दो कोशिकी अवस्था में परागकण गिरता है। हम पहले बात कर चुके हैं, जब दो कोशिकी में गिरेगा तो यहाँ पर ठीक यहीं पर समसूत्री विभाजन होता है और जो दो नर युग्मक बनते हैं, जबकि जो परागकण तीन कोशिकी अवस्था में गिरते हैं इसमें ऑलरेडी ये समसूत्री विभाजन हो चुका होता है। अब क्या होता है, जो परागनलिका, इस चित्र को भी देखते रहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पराग कणों का अंकुरण दिखाया है और ये जो लंबी सी नली निकल रही है ये पराग नली होती है। अब ये पराग नली क्या करती है, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचती है और वहां से ये बीजांड की ओर मुड़ जाती है। ये बीजांड की ओर मुड़ना कुछ रसायनों के प्रभाव में होता है, इसलिए इसे रसायन अनुवर्तन क्रिया भी कहते हैं। अब अंडाशय में अंडाशय से बीजांड में पहुंचने के तीन रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है निभाग द्वारा, जैसे कैजुरीना और वॉलनट में। दूसरा है बीजांड द्वारा, जैसे बेट्यूला में। और तीसरा है अध्यावरण द्वारा, जो कि कुकुरबिटा और पॉपुलस में दिखाई देता है। चलिए अब इस चित्र को देख लीजिए, यहां पर दिखाया गया है। देखिए, यहां जा रहा है निभाग के रास्ते। मैंने आपको पहले बता चुकी हूं कि बीजांड द्वार के ठीक पीछे वाला हिस्सा निभाग कहलाता है। यहां से आप देख रहे हैं निभाग के रास्ते जा रहा है। ये जा रहा है पोरोगेमी। यहाँ पे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के रास्ते से जा रहा है और ये जा रहा है मीजोगेमी यानी अध्यावरण के वे से। यहाँ पर पोलन ट्यूब कहाँ जा रही है, बीजांड में जा रही है। अब समझने वाली बात यह है कि बीजांड में परागनली भले कैसे ही जाए, लेकिन भ्रूण कोश में वह बीजांड द्वार से ही जाती है। बीजांड द्वार में स्थित तंतु रूपी समुच्चय, ठीक है, जो अंड उपकरण में था, वो परागनली का मार्गदर्शन करते हैं। परागनली भ्रूण कोश के बीच में प्रवेश करके नर युग्मकों को मुक्त कर देती है।
ठीक है, एक बार ये वाला चित्र और यहाँ पर देख लीजिए, आपकी किताब में दिया हुआ है। ये यहाँ पर परागनली आई और उसने अपने नर युग्मकों को भ्रूण कोश में क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ठीक है, भ्रूण कोश में मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्रिया ये होती है जिसको हम द्विनिषेचन और त्रिक संलयन कहते हैं। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन कब होगा, जब परागनली भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाएगी तो परागनली का आगे का सिरा फट जाएगा और उसके जो दो नर युग्मक थे वो मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, परागनलिका से नर युग्मक मुक्त होने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है जो कि सत्य निषेचन होता है, जिससे हमारा जायगोट बनता है। ठीक है, दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल गया, दोनों अगुणित हैं और उसने द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बना दिया, जिसे हम सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ट्रू फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, यानी स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को देखा था। अब दो नर युग्मक थे, अब दूसरे नर युग्मक का क्या हुआ, दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवी केंद्रक, जो हमारे बीच में केंद्रक थे ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो हमारे बीच में केंद्रक थे, ये ध्रुवी केंद्रक, दूसरा नर युग्मक क्या करता है, इन ध्रुवी केंद्रकों से मिल जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ध्रुवी केंद्रक द्विगुणित होते हैं और एक नर युग्मक उससे जाके मिल गया तो यह एक त्रिगुणित संरचना बना लेता है, जिसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के नाम से जानेंगे। जो ये वही कोशिका है जो आगे चल के भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म बनाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने यहाँ पे कहा कि द्विनिषेचन, द्विनिषेचन मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है। एक बार सत्य निषेचन होता है जिसमें युग्मनज बनता है और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। त्रिक संलयन क्यों, एक नर युग्मक और दो ध्रुवी केंद्रक, त्रिक संलयन होता है, दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब द्विनिषेचन और त्रिक संलयन मैं ऐसा समझती हूँ कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, संलयन हो गया है, निषेचन हो गया है, नर और मादा युग्मक आपस में मिल गए हैं, युग्मनज बन गया है और युग्मनज के साथ साथ एक प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बन गई है जो इस भ्रूण को भविष्य में पोषण देगी ताकि वो अपनी वृद्धि कर सके और परिपक्व हो सके। निषेचन के साथ ही यहाँ पर एक टर्म आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कृत्रिम निषेचन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम किसे कहेंगे। दो जनकों के दो या दो से अधिक उत्तम लक्षणों को एक ही संतति में प्राप्त करने के लिए उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य जब हम कृत्रिम रूप से निषेचन करवाएंगे, आर्टिफिशियली निषेचन करवाएंगे तो उसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। सपोज दो फूल वाले पौधे हैं, एक फूल का हमें साइज अच्छा लगता है खूब बड़ा और दूसरे फूल का हमें कलर अच्छा लगता है। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों एक ही पौधा होता कि उसमें बड़े बड़े फूल भी होते और बहुत सुंदर फूल भी होते, तो अगर हम उन दोनों को एक ही पौधे में चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर आर्टिफिशियली उसे कृत्रिम रूप से उन दोनों का निषेचन करवाते हैं तो उसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। कृत्रिम संकरण के दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। पहला होता है इमैस्कुलेशन, ठीक है, विपुंसन, और दूसरा होता है बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, किसी फूल के पराग कोशों को हम अपरिपक्व अवस्था में ही काटकर चिमटी से अलग कर लेते हैं, जिससे कि वो परागकोश परिपक्व होकर उस फूल के अपने पराग कणों को उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना गिराएं, ताकि हम उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पराग कणों को हम चाहते हैं वो गिराएं। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक हो गई इमैस्कुलेशन।
या विपुंसन। और दूसरी तकनीक है बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग। ये सिंपल सी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को हम पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि कोई बाहरी या अनैच्छिक या जिसको हम नहीं चाहते वो परागकण आकर वर्तिकाग्र को संदूषित ना कर दे, ताकि हम भविष्य में उस वर्तिकाग्र को अपने इच्छित परागकणों से निषेचित इच्छित परागकणों को उस वर्तिकाग्र पर डालें, जिससे कि हमें इच्छित पौधा बाद में प्राप्त हो सके निषेचन की क्रिया द्वारा। बच्चों, मैं इस वीडियो के अंत तक ये मान के चल रही हूँ कि आप पुष्पी पादपों में युग्मकों के बनने की क्रिया को समझ गए होंगे, परागण की क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे, और आप यह भी समझ गए होंगे कि नर युग्मक मादा युग्मकों से किस प्रकार मिलता है, किस प्रकार द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया होती है। आज हमने जो कुछ भी सीखा आप उसे एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, और कल हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं।